क्लर्क का अफसाना मोहब्बत। तसनीफ हैदर। देखने सुनने में कितना अच्छा लगता है कि किसी इंसान की शादी हो रही है। शादी एक गैर कुदरती अमल है, मोहब्बत के बिल्कुल बरखिलाफ, एक ठूसी हुई और घिसी पिटी सी चीज। मगर उस पर ऐसे सोने चांदी के वरक लगाकर, रस्मों का पानी छिड़क कर, खानदान की रजामंदी और आशीर्वाद के इत्र में डुबोकर मुख्तलिफ किस्म के समाजों ने सदियों के अरसे में इसे कितना सुंदर बना दिया है। क्लर्क खतीब यही सब सोचा करता था। नाटा कद, पीठ में कुबड़ तो न था, मगर एक बहुत हल्की सी उठान थी, जो कि खास तौर पर जब वो चलता तो उभर आती और उसकी चाल में एक किस्म की चिंपैजियत पैदा हो जाती। चेहरे पर कुच्ची दाढ़ी, रंग सांवला, जिस्म गठा हुआ और एक हाथ में दो जुड़वा अंगूठे यानी 6 उंगलियां। काम करता था वो एक स्कूल में, प्राइमरी स्कूल था, और वो फीस, स्कूल की इमारत पर होने वाले अखराजात, असातिज़ा की सैलरी और दूसरे तमाम खर्चों का हिसाब रखता था। क्लर्क होना जुर्म नहीं, मगर कंवारा क्लर्क होना जुर्म है, एक समाजी जुर्म। वो खानदान से दूर था, रिश्ते नातों से अलहदा उसकी अपनी जिंदगी गौतम बुद्ध नगर के 84 गांव में एक पुराने अपार्टमेंट में बसर हो रही थी। गांव की आबादी ज्यादा न थी। आसपास के 3-4 गांव और जोड़ लिए जाएं तो आबादी 10,000 पर मुश्तमिल होती थी। दिल्ली से करीब होने की वजह से कुशादा सड़कें, आलीशान इमारतें, कहीं कहीं पक्के कच्चे मकानात भी थे। फुटपाथ भी खूब साफ सुथरे। जिस बिल्डिंग में उसका कयाम था वो 6 मंजिला थी, पुरानी मगर तमाम सहूलियात से लेस। लिफ्ट भी थी, पानी भी। गर्मियों में पानी और बिजली की किल्लत का सामना जरूर करना पड़ता था, मगर वो अकेली जान था, सो थोड़ी किफायत से काम चल जाता। स्कूल सरकारी था, उसकी नौकरी थी मुआहदे के रूह से 11 महीने की, मगर उसे यहाँ 13वां महीना लग गया था। कॉन्ट्रैक्ट मजीद 6 माह के लिए बढ़ गया था। जब वो यहाँ आकर बसा था तो रिश्तेदारों की आए दिन की चकचक से कुछ रोज के लिए उसे निजात मिल गई थी। बाल कनपट्टियों पर से चांदी झलका रहे थे, सो उनकी भी काएं काएं बढ़ गई। बेटा, अब तो शादी कर लो। तुमको कोई लड़की पसंद हो तो बताओ। 2-4 साल और निकल गए तो फिर न हो सकेगी। अलगरज इतनी बातें कभी दबे मुंह, कभी मजाक या संजीदगी से कही जाती कि वो झल्ला जाता। शादी ही शादी। ऐसा लगता था ये पूरा समाज एक किस्म का दलाल है, शादी का दलाल। मोटी मोटी रकमें, फैली फैली जेबें, खिली खिली बाँछें, हर चीज में शादी की राल लगी हुई थी। हर जिस्म से शादी का बोर फूटता था, हर रूह में शादी की कली खिलती थी। नहीं हुई शादी, करनी भी नहीं, करे भी तो किससे। आदमी की उम्र बीत रही हो, वक्त गुजर रहा हो, कब्र में पांव लटके हों या मुंह में चुसनी हो, जब तक मन भाया कोई न मिले, दिमाग में उतर सकने वाली कोई संगिनी नजर ना आए, या फिर यूं ही मन ना करे, इरादा ना हो, जी ना चाहे, तो क्या जबरदस्ती ये निवाला ठूंस लिया जाए। उसे याद है, इसी झल्लाहट में एक दिन उसने बड़ा लोर लफंग किया था। हाफिज इल्हाम घर पर बताने आया था कि उसकी शादी हो रही है। इल्हाम को हिफ्स किए 3 बरस हुए थे, 23 बरस का सिन था। घर वालों ने हाथ में शादी का कार्ड लेकर क्या क्या उसे नहीं सुना डाला था। गुस्से में उसने पास पड़ा वालिद का सरौता बड़ी जोर से दीवार पर मारा। निशाना खता हुआ और सरौता जाकर टकराया मोटे मजबूत आईने से, जिसके ठीक शिकम पर एक छोटी दरार उभर आई। सब तो चुप हो गए, मगर वो दरार चुप न हुई। रोज उसकी अंगड़ाई फैलती जाती और एक रोज छाड़ करके आधा आईना जमीन पर आ रहा। उसने भी सोचा, अच्छा हुआ, एक तो जिस्म कमीना ऐसा कि अपनी ही कद काठी पर ऊब आने लगती है। ये क्या कि जब चल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बंदर फू फू करता भागा जा रहा हो। कोई उसे टोकता ना था, मगर उसे अंदर से अपनी इस चाल की बदहंगम और बदशकल नुमाइश से खौफ भी आता था, चिढ़ भी होती थी। वो किससे ये बात कहता? उन घर वालों से जिनके नजदीक शादी का मतलब था उसकी मर्जी और ख्वाहिश जाने बगैर एक औरत लाकर उसके सर मंड देना, जिसे ना वो जाने न पहचाने। वो फिल्मों में देखता था कैसे हीरो हीरोइन से किसी खास मौके पर मिलता है, दोनों की आंखें चार होती हैं, फिर मौसम मौसम दोनों का प्यार बांस के पौधे जैसा बढ़ता फलता फूलता है, और एक दिन जब वो लठ जितना मजबूत हो जाता है तो दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। ऐसा नहीं था कि वो शादी नहीं चाहता था, उसे भी ख्वाहिश थी, मगर वो कमबख्त फिल्मी फीलिंग उजागर ही नहीं होती थी। सबके पास औरत थी, उसके बाप के पास भी, उसके बड़े भाई के पास भी, पड़ोस के करीब करीब हर मर्द के पास, और अब तो हाफिज इल्हाम जैसे लौंडे को भी औरत मिल रही थी। मगर हीरोइन एक की भी दस्तरस में न थी, क्योंकि हीरोइन मिलती नहीं, ढूंढनी पड़ती है, कमानी पड़ती है। ऐसी खालिस, सच्ची और बेदाग मोहब्बत जो ताउम्र रहे,
جس میں ایک دوسرے کو سمجھا جا سکے، جس میں ایک دوسرے کا انتظار کیا جا سکے، جس میں ایک دوسرے کی عزت کی جا سکے۔ اس سماج سے ناپید تھی، مگر یہ سماج پردے پر اس محبت کو بڑے چاؤ سے دیکھتا تھا، پر خود ہیروئن کے لیے کوئی محنت نہیں کرنا چاہتا تھا، خود کو بدلنا نہیں چاہتا تھا۔ بس پڑے پڑے عورت لا دو، کھاٹ سے اسے باندھ دو، اس کی نت پہنائی کی رسم ادا کر دو، اسے کھیت کی بھربھری زمین میں بدل دو اور خود کولو کے بیل بن کر اسے جوتے جاؤ جوتے جاؤ۔ نہ عورت کا کوئی وجود نہ اپنا، نہ اس کی شناخت نہ اپنی، بس سب کچھ اللہ میاں کی مرضی پر ڈال دو۔ کون عورت ملے گی، کتنے بچے ہوں گے، وہ کیسے پلیں گے، عورت کیسے جیے گی، سب مشیت ایزدی کے حساب سے ہی طے ہوگا۔ اب وہ ان جھنجٹوں سے نکل آیا تھا۔ اسکول میں جا کر اس کا خیال تھا کہ رشتہ داروں کی سوالوں والی جہنم سے اسے چھٹکارا ملے گا، وہ اپنے کام سے کام رکھے گا، اور ایسا ہوا بھی۔ 84 میں اس سے کسی نے زیادہ پوچھ گچھ نہیں کی۔ اساتذہ اس کے کمرے سے ملحق اسٹاف روم میں سیاست، سماج اور مذہب سے لے کر ایک دوسرے کی ذاتی زندگیوں پر اظہار خیال کرتے، مگر کمپیوٹر سے الجھے اس کبڑے کلرک کو ایک قسم کی مشین ہی گردانتے۔ صبح اس کی آمد پر جس سے بھی مٹبھیڑ ہوتی، وہ گردن ہلا کر اظہار تعلق تو کر دیتا، مگر اس سے آگے ایک پھیلی ہوئی خاموشی۔ پھر دفتر میں اسے اتنا سمے بھی نہیں ملتا تھا کہ وہ انہی سب باتوں میں مصروف رہتا کہ کس کی فیس آئی ہے، کس کی نہیں آئی، کس کی فیس معاف ہونی ہے، کون سا ایفیڈیوٹ، کون سا معاہدہ، اور بلڈنگ پر ہونے والے خرچ ورچ کا حساب کیا ہے۔ الجھاؤ بہت تھا، دن تیزی کے ساتھ گزرتا۔ اس کی زندگی میں 2 وقت مگر ایسے تھے جب وہ تنہائی کی الجھی ہوئی رسیوں پر نٹوں کی طرح رقص کرتا اور زمین سے دوری کا احساس اسے کاٹنے کو دوڑتا، اور یہ وقت وہ ہوتا تھا جب وہ اپنے گھر سے پیدل اسکول کے لیے صبح کو جاتا اور شام کو گھر کی جانب واپس لوٹتا۔ ایک جانب کا فاصلہ 3-3.5 کلومیٹر تھا۔ سائیکل رکشہ وغیرہ مل سکتا تھا، مگر اس کا خیال تھا کہ پیدل چلتے رہنے کے بدلے دن میں بیٹھے رہنے سے جمع ہونے والی چربی کچھ تو پگھلے گی۔ جس فٹ پاتھ سے وہ گزرتا اس پر اکثر ہی صبح کے وقت دھیما ٹریفک ہوا کرتا تھا۔ خوبصورت گاڑیوں اور آٹو رکشہ میں بیٹھی ہوئی عورتیں اسے دکھائی دیتی اور اس کا دل کھٹ پٹ کرنے لگتا۔ صبح کی تازگی ان کے رنگین چہروں سے ایسے جھانکتی جیسے سردی کی بھور رات کی چٹان سے ابھرتی ہے۔ لچیلے سجیلے بدن ڈرائیونگ سیٹ پر ہوں یا پچھلی نشست پر، ان کے جسم کے خطوط دیکھ کر اس کے ہونٹوں کی کپکپاہٹ بڑھ جاتی، جسم میں ہڈیاں چٹک اٹھتی، ماتھا شن شن کرنے لگتا اور حواس چوپٹ ہو کر کانوں میں اتر آتے اور شور مچاتے۔ ناف کے نیچے ایک خجلہ عروسی کا در کھلتا، آنکھیں شدت جذبات سے بھیگ بھیگ اٹھتی اور وہ دھیان بٹانے کے لیے فوراً دن کے دوسرے ضروری کاموں پر غور کرنے لگتا۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا کہ وہ سوچتا، کیسا ہو اگر میں ان عورتوں کے بدن میں ڈھل جاؤں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مجھے اچانک کوئی اپار شکتی پراپت ہو جائے اور میں انہیں نظر نہ ہوں، ان کے برابر بیٹھوں، ان کو حسرت سے دیکھتا رہوں، دیکھتا جاؤں، ان کی دن چریا معلوم کروں، ان کے سونے جاگنے کے اوقات، ہنسنے بولنے کے انداز، جینے کے طور طریقے۔ اس کے لیے مجھے نہ کسی میٹریمونیل سائٹ کی ضرورت ہو، نہ کسی ایجنٹ کی۔ میں انہیں دیکھ سکوں مختلف لباسوں میں اور کبھی بے لباس۔ میں جان سکوں کہ فلاں عورت کھانا کھاتے وقت کیسی دکھتی ہوگی، کوئی دوسری عورت کس طرح رفع حاجت کے لیے ٹانگیں پھیلا کر گھٹنوں سے اپنے سینے کے ابھاروں کو دبائے پیٹ پر زور ڈالتی ہوگی، اور کیا اس وقت اس کی کنپٹیاں سرخ ہو جاتی ہوں گی۔ مجھے دیکھنا ہے، جاننا ہے کہ شادی کے لیے ان تفصیلات کا ذکر کبھی کیوں نہیں ہوتا، یا اگر ان کی کوئی اہمیت نہیں، ضرورت نہیں، تو ان باتوں کی کیوں ہے کہ کوئی لڑکی اپنے آچار وچار میں کیسی ہے، اس کا چرتر کیسا ہے، وہ ساس سسر اور شوہر کے بارے میں کیا خیالات رکھتی ہے۔ مشرقی عورت کے گلے میں یہ تمغہ کیوں ڈالا گیا ہے کہ اس کے ریاح کی آواز گھر کے کسی فرد تک نے نہیں سنی۔ تہذیب کا ریاح سے کیا تعلق ہے، کراہت کو لحاظ سے اتنی دوری پر کیوں رکھا گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو جان بوجھ سمجھ کر ہی شادی کی جائے، مگر کسی کو برت کر شادی کیوں نہیں ہو سکتی۔ پھر یکدم اسے خیال آیا کہ شادی ہی کی کیا ضرورت ہے، شادی کا بھوت اتنا گہرا کیوں ہے کہ اس کے دماغ کے پاتالوں میں بھی اس نے اپنے ڈیرے بسائے ہوئے ہیں۔ وہ نہیں کرے گا شادی، ساری عمر نہیں کرے گا، بھوکا مر جائے گا، مگر اس شرط پر کھانے کو ہاتھ نہیں لگائے گا کہ اگر ابھی نہ کھایا تو وہ بعد میں بھوکا رکھا جائے گا۔ اسے کسی لحاظ سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ شادی کی ایک عمر ہوتی ہے۔ عمر ایک بہت دھوکے باز چیز ہے۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ عمر کسی چیز کی نہیں ہوتی، جنسی خواہش کی بھی نہیں۔ 70 80 سال کے مرد جوان لڑکیوں کے گدرائے سینے کو للچائی نظروں سے کیوں دیکھتے ہیں؟ اسے یہ سب باتیں ڈھکوسلا لگتی تھیں۔ کسی ہم خیال کے ساتھ گزاری ہوئی 10 سال کی پرسکون زندگی اس کی نظر میں کچرا رقابتوں کی 50 سالہ قید بامشقت سے
कहीं ज्यादा बेहतर थीं। और वो लोग जो शादी नहीं करते, क्या समाज बाहर के हैं? क्या उनके माथे पर सींग निकल आते हैं? क्या उनकी टांगें घट जाती हैं, या पेट में कोई चुपके से गैर शादीशुदा गोद जाता है? कुछ भी नहीं होता। हमारे समाजों में दरअसल शादी के लिए इतना मजबूर इसलिए किया जाता है ताकि इंसान जिनसी ख्वाहिश की कोई दूसरी सूरत, कोई आजादाना और खुली हुई ख्वाहिश लेकर न जीने लगे। वो किसी के साथ कोई ऐसी रात न बसर कर ले जिसकी नंगाई से धर्म, समाज और खानदान थर थर कांपते हैं, जिसकी हंसती हुई खिलखिलाती हुई सुकून बख्श कमीज पर उन्होंने नाजायज और गैर मुकद्दस के बड़े बड़े बटन टाक दिए हैं। कल शाम उसकी वालिदा ने एक लड़की की तस्वीर व्हाट्सएप पर भेजी थी और साथ में छोटा सा पैगाम भी, बेटा, ये भागलपुर की एक फैमिली है, शरीफ लोग हैं, लड़की का बाप मुअज्जिन है, हो सके तो अपने दफ्तर की एक अच्छी सी तस्वीर खींच कर भेज दे, तफसील मैं छोटे से लिखवाकर उनको भिजवा दूंगी। उसने पहले तो कुछ अल्फाज टाइप किए, फिर उन्हें मिटाकर कमीज उतार कर गहरे नीले उजाले में चूं करते हुए पंखे को घूरने लगा। उसके दिमाग में बिजलियां कौंधने लगी। फिर वही सब, तस्वीर भेजो, तफसील भेजो, फिर वहां से लड़की वाले मिलने का वक्त देंगे, वहां मिलने जाओ, खानदान भर के बीच में बैठकर लड़की को देखो, उस बेचारी की नुमाइश लगाओ, क्या करती हो, आप क्या करते हैं, जिंदगी से क्या चाहती हो, एक तवील खामोशी, और फिर बताते हैं कहकर पलट आने वाला उसका खानदान। फिर उस बेचारी के घर, खानदान और उसके किरदार की परतें बैठकर या तो खुद उतारो या अपने खानदान वालों को उतारते देखो। अच्छा, नौकरी करना चाहती है, कोई बात नहीं, ये सब तो आजकल हर घर में होता है। सुना है 30 के करीब की है, मगर कहीं किसी लड़के वड़के से दोस्ती नहीं, शरीफ घराना है। बात आगे बढ़ाई जाए और फिर क्या कहते हो, क्या सुनते हो कि एक लंबी तकरार। ये क्या बात हुई? क्या चंद मुलाकातों में वो एक दूसरे को समझ लेंगे? क्या लोगों के बीच चलने बैठने उठने से ही सब कुछ समझ आ जाता है? उसके घर दिन दो दिन के लिए जब मेहमान आते तो माँ बाप कैसे उसी के बदन में उसका एक नकली जुड़वा भाई पैदा कर देते। सरगोशियां होती, ये मत करो, ऐसे मत चलो, यहाँ मत बैठो, अंकल को ये करके दिखाओ, और वो तकल्लुफ की कितनी तकलीफ दे खाइयों से गुजरता हुआ वो सारे करतब दिखाता जाता। उस बेचारी लड़की के साथ भी तो यही हुआ होगा। उसे भी कहा जाता होगा, कब तक घर पर बैठी रहोगी, तुम्हारी और भी बहनें हैं, शादी कर लो, शादी कर लो। इतने ताजियाने पड़ते होंगे कि आखिर को मजबूर होकर वो भी एक बंदरिया की तरह घर वालों की मर्जी के करतब दिखाने पर राजी हो जाती होगी। फिर यही घर वाले जब धूमधाम से शादी करके उस लड़की को बहू बनाकर ले आएंगे तो जिंदगी भर ये कह कहकर उसका जीना हराम कर देंगे कि शादी से पहले हमने उसे जैसा देखा था वो अब वैसी नहीं है। अरे तो तुम भी तो उसके सामने कपड़े फाड़कर यूं नंगे होकर हु हु करते नहीं आ गए थे। जंगल की आग और रिश्तेदारों से बचना हो तो दौड़ लगानी ही पड़ती है, उनसे दूर भागना ही पड़ता है, मगर समाज है कि इस बात पर मुसिर है कि चाहे झुलस जाओ मगर अपनी जगह से टस से मस ना हो। यही सब सोचते सोचते वो कब सो गया पता ही ना चला। सुबह उठा तो एक नए लिहाफ में बसा हुआ दिन उसका इंतजार कर रहा था। उसने पहले कुच्ची दाढ़ी मूंड डाली। आज इतवार था, स्कूल जाना नहीं था। यूं वो ज्यादातर इतवार तन्हाई में गुजारता था, मगर आज नहा धोकर परफ्यूम लगाकर टी शर्ट जीन्स पहनकर वो घर से निकला और करीब के ही मोंढा मार्केट में बेमकसद गश्त करने लगा। बाजार में भीड़ थी, हस्बे मामूल औरतें ज्यादा, आदमी कम। उसके कंवारपन वाली रग फड़क उठी। वो इधर उधर होता हुआ घूम घूम कर चेहरे देखता, होठों से हल्की विसिल बजाता, जीन्स की छोटी जेबों में 4 उंगलियां ठूसे टट पट चले जा रहा था। क्या फर्स्ट क्लास दिन है। आज वो मशीन नहीं है और एक ऐसे बाजार में सैर कर रहा है जिसमें किसी को इस बात से गरज नहीं कि उसकी कनपटियां सफेद होने को आईं। उम्र 40 के पेटे में आ गई, तोन सी निकलने लगी और ठोड़ी के नीचे की खाल कुछ लटकने लगी। वो इस बाजार को बाजारे हुस्न कहे, बाजारे मिस्र कहे, या कहे एक ऐसा समाज जिसमें शादी का कोई वजूद नहीं, जिस्मों का रिश्ता बस इतना कि टकरा जाए, कहीं कोई छाती छन से बोले, कहीं कोई हथेली घसड़ जाए, पीछे हटे तो किसी के कूल्हे से कूल्हा टकरा जाए, आगे बढ़े तो किसी का धुंकनी सा सांस चेहरे पर फुलवारियां बना दे। सेकंडों की दुनिया, मिनटों का साथ, ये आया वो गया, ये रुका वो चला। उसे दिखा कि एक दुकान पर एक सांवली रंग की लड़की पुष्ट किए खड़ी है, जिसने बड़ा रिवायती सूट जेबे तन किया हुआ है। वो अपनी सुरीली आवाज में दुकानदार से किसी शो पीस को खरीदने पर बहसो तकरार कर रही है। उसके दिल में तजस्सुस जागा। एक अदा से उसी तरह होठ सुकेड़े हुए वो आगे बढ़ा और दुकान के किनारे पर जाकर खड़ा हो गया। लड़की अब भी दुकानदार से उलझी हुई थी। उसने दुकान की खपच्ची पर टंगे एक बांस के हैट को उतारा, सर पर जमाया। हालांकि वो जानता था कि आईना किस तरफ रखा है, मगर फिर भी उसने लड़की को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए दुकानदार से बाआवाज़े बुलंद पूछा,
آئینہ کدھر ہے؟ لڑکی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر اس کے بندر نما چہرے پر بڑا سا ہیٹ دیکھ کر وہ بحث بھول کر مسکرانے لگی۔ خطیب نے لڑکی کی مسکراہٹ سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ہیٹ پہنے پہنے ایک ہیرو کی طرح جست بھری اور آئینے کے سامنے 2 انگلیوں کی بندوق بناتے ہوئے بائیں ہاتھ کو سینے پر ٹیڑھا کر کے اس کے نیچے سے 3 فائروں کی آواز نکالی، ٹھش ٹھش ٹھش۔